आज हम पैसे और आदतों के रिश्ते पर बात करेंगे, लेकिन एक बहुत ही अलग एंगल से। हाँ। हमारे पास एक दिलचस्प सोर्स है जिसका टाइटल है द एटॉमिक ब्लूप्रिंट फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। अच्छा। ये असल में जेम्स क्लियर की जो मशहूर किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसके सारे आइडियाज को वेल्थ क्रिएशन पर लागू करता है। राइट, तो मतलब आदतों से पैसा बनाना। हाँ, हम सब सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए कोई बड़ा जैकपॉट चाहिए, कोई बहुत हाई पेइंग जॉब या कोई धमाकेदार बिजनेस आइडिया। बिल्कुल। लेकिन ये सोर्स कहता है कि ये सब बकवास है। असली खेल बड़े कदमों का नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी लगभग अदृश्य आदतों का है जिन्हें हम रोज दोहराते हैं। बिल्कुल। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो ये ब्लूप्रिंट है, ये फाइनेंशियल ज्ञान से ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी पर टिका हुआ है। अच्छा। हाँ, इसकी शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से होती है। कोई इंसान खुद को कैसे देखता है? क्या वो पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है या वो असल में एक सेवर है? यहीं से सारा खेल बदल जाता है। ये सिर्फ पैसों का नहीं, पहचान का मामला है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। सोर्स का सबसे पहला और शायद सबसे मजबूत आइडिया है पहचान बदलो। हाँ। ये कहता है कि मैं निवेश करने की कोशिश कर रही हूँ, बोलने की जगह बोलो मैं एक निवेशक हूँ। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं है? मतलब असलियत में तो जेब में पैसे होने चाहिए, पहचान से क्या होता है? यही तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये कोई ट्रिक नहीं, ये पूरे सिस्टम का फाउंडेशन है। फाउंडेशन कैसे? पहचान हमारे हजारों छोटे छोटे फैसलों को अनकॉन्शियसली गाइड करती है। सोचिए, जब कोई कहता है मैं एक रनर हूं, तो उसके लिए सुबह 5 बजे उठकर जूते पहनना कोई बोझ नहीं होता। वो तो उसकी पहचान का हिस्सा है। एग्जैक्टली। बारिश हो या ठंड, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। मतलब ये उसकी डीएनए में बैठ जाता है। बिल्कुल। इसी तरह जो खुद को निवेशक मानता है, वो बाजार गिरने पर घबराकर सब कुछ बेचता नहीं है। अच्छा। उसकी पहचान उसे बताती है कि ये तो खरीदने का मौका है। जबकि निवेश करने की कोशिश करने वाला इंसान, वो पहले झटके में ही बाहर हो जाएगा। सारा खेल दिमाग का है, गणित का नहीं। आपकी आदतें आपकी पहचान को साबित करने का एक तरीका बन जाती हैं। वाह, ये तो वाकई एक पावरफुल आइडिया है। तो अगर पहचान इंजन है, तो इस गाड़ी में फ्यूल कहाँ से आएगा? सोर्स रोजाना 1% सुधार की बात करता है। हम्म, अब ये सुनने में बहुत छोटा लगता है। 1% से क्या ही बदल जाएगा? ये तो कंपाउंडिंग का वही जादू है जो सिर्फ पैसों पर नहीं, आदतों पर भी काम करता है। अच्छा। हम सब बड़े नतीजों का इंतजार करते हैं और छोटी शुरुआत को बेकार समझकर छोड़ देते हैं। सोर्स कहता है कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते जाएं, तो साल के आखिर तक आप 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। 37 गुना? हाँ, दौलत एक नतीजा है, आदतें प्रक्रियाएं हैं। एक निवेशक पहले दिन लाखों नहीं लगाता, वो शायद 500 रुपए से शुरू करता है, लेकिन लगातार करता है। और इसी से जुड़ा है दूसरा नियम, छोटी बचत की आदत। मतलब अमाउंट जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। बिल्कुल। चाहे वो इनकम का 5% हो या 10%, लेकिन आदत हर महीने की होनी चाहिए। क्योंकि आदत रकम से बड़ी है। एक छोटी सी रकम जब लगातार और लंबे समय तक निवेशित रहती है, तो उसका असर बहुत बड़ा होता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कंसिस्टेंट रहना कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। यहीं पर इस फाइनेंशियल मशीन का सबसे जरूरी पुर्जा आता है, इसका ऑटो पायलट सिस्टम। आप तीसरे नियम की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिक मनी सिस्टम बनाने की। हाँ। अच्छी आदतों को आसान बनाओ। सोर्स कहता है व्यवहार फेल होता है, सिस्टम नहीं। इसका पैसे के मामले में क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि अपनी विल पावर पर भरोसा मत करो। इच्छा शक्ति पर। हाँ, विल पावर एक मोबाइल बैटरी की तरह है, जो दिन खत्म होते होते खत्म हो जाती है। हर महीने खुद को याद दिलाना कि अरे पैसे बचाने थे, एसआईपी भरनी थी, ये बहुत थकाऊ काम है और हम अक्सर भूल जाते हैं या टाल देते हैं। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है ऑटोमेशन। एग्जैक्टली। एक सिस्टम सेट कर दो और भूल जाओ। जैसे ही सैलरी अकाउंट में आए, एक फिक्स्ड अमाउंट अपने आप कटकर आपके सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चली जाए। सोर्स में ऑटो एसआईपी, ऑटो ट्रांसफर जैसे उदाहरण दिए हैं। इससे फैसला लेने का झंझट ही खत्म। बिल्कुल। अब आपको आलस करने का या भूलने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपने एक बार सिस्टम बना दिया, अब वो सिस्टम आपके लिए 24 घंटे काम कर रहा है। आपकी फाइनेंशियल मशीन ऑटो पायलट पर है। ठीक है, तो हमने मशीन का इंजन यानी पहचान तैयार कर ली, उसमें फ्यूल यानी छोटी आदतें डाल दी और उसे ऑटो पायलट यानी ऑटोमेशन पर भी लगा दिया। लेकिन हमारा दिमाग तो शॉर्टकट ढूंढता है। उन बुरी आदतों का क्या, जो इस पूरे सिस्टम को पटरी से उतार सकती हैं, जैसे महीने के आखिर में क्रेडिट कार्ड से फिजूल खर्ची? बहुत अच्छा सवाल है। सोर्स इस सेल्फ सैबोटाज से निपटने के लिए क्या कहता है? क्योंकि अच्छी आदतें बनाना कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है,
बुरी आदतों को तोड़ना भी उतना ही जरूरी है। और आज के जमाने में खर्च करना दुनिया का सबसे आसान काम बन गया है। हाँ, ये तो है। यूपीआई, क्रेडिट कार्ड्स, बाय नाउ पे लेटर, वन क्लिक पेमेंट्स, इन सब ने खर्च करने और उसके दर्द के बीच की दूरी को बिल्कुल खत्म कर दिया है। पैसा अकाउंट से कट जाता और पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। इसीलिए सोर्स का चौथा नियम है, खर्च को मुश्किल बनाओ। खर्च को मुश्किल बनाओ? हाँ, इसे वो स्पेंडिंग फ्रिक्शन यानी खर्च में रुकावट पैदा करना कहता है। अगर अच्छी आदत को आसान बनाना है तो बुरी आदत को मुश्किल बना दो। ये एक दिलचस्प आइडिया है। इसके कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण क्या हो सकते हैं? सोर्स कुछ बहुत ही कारगर तरीके बताता है। जैसे अपने एक्स्ट्रा पैसों को एक ऐसे बैंक अकाउंट में रखो जिसका डेबिट कार्ड या यूपीआई आप इस्तेमाल ना करते हो। अच्छा। उन पैसों को निकालने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, जो अपने आप में एक बड़ी रुकावट है। दूसरा, अपने फोन से Amazon, मिंत्रा जैसी शॉपिंग एप्स हटा दो। लेकिन उससे क्या होगा? वेबसाइट से तो कर ही सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन सोचिए, हर बार आपको लैपटॉप खोलना होगा, वेबसाइट पर जाना होगा, लॉगिन करना होगा। ये सब फ्रिक्शन है, रुकावट है। मैंने खुद ये ट्राई किया है। यकीन मानिए, आधी से ज्यादा चीजें जो मैं खरीदने वाला था वो मैंने सिर्फ इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि लैपटॉप खोलकर वेबसाइट पर लॉगिन करने में आलस आ गया। इससे वो जो इम्पल्स बाइंग होती है ना, वो काफी कम हो जाती है। और वो 24 घंटे वाला नियम भी है। हाँ, वो मेरा पसंदीदा है। अगर कोई गैर जरूरी चीज खरीदने का बहुत मन करे तो खुद से कहो कि ठीक है, खरीदूंगा, पर 24 घंटे बाद। अक्सर अगले दिन तक वो इच्छा या तो खत्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। लेकिन आजकल तो लिमिटेड टाइम ऑफर और फ्लैश सेल का जमाना है। कंपनियां जानबूझकर तुरंत फैसला लेने का दबाव बनाती हैं। क्या ये 24 घंटे वाला नियम वहां फेल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, ये एक वैलिड पॉइंट है। ऐसी सिचुएशन में ये नियम काम नहीं करेगा। लेकिन हमें ये समझना होगा कि 90% फ्लैश सेल जेन्युइन अर्जेंसी नहीं बल्कि मैन्युफैक्चर्ड अर्जेंसी होती है। अच्छा। वही प्रोडक्ट कुछ दिन बाद फिर से सेल पर आ जाता है। ये नियम हमें उन 90% आवेगपूर्ण फैसलों से बचाता है। 10% मौकों पर अगर कोई अच्छी डील छूट भी गई तो भी लंबे समय में आप फायदे में ही रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मशीन के डैशबोर्ड की। 5वां नियम है विजुअल वेल्थ ट्रैकिंग। सोर्स में एक लाइन है, जो दिखता है वो बढ़ता है। अपनी नेटवर्थ को ट्रैक करने से बचत कैसे बढ़ सकती है? ये हमारे दिमाग के एक बहुत बड़े बायस का फायदा उठाता है। हमें तत्काल संतुष्टि चाहिए। हाँ। निवेश एक लंबा खेल है, उसका इनाम सालों बाद मिलता है। ये बहुत बोरिंग हो सकता है, लेकिन जब आप हर महीने अपनी नेटवर्थ को बढ़ते हुए देखते हैं, चाहे वो एक सिंपल सी एक्सेल शीट हो या कोई ऐप, तो आपको एक छोटा सा हिट ऑफ डोपामीन मिलता है। अच्छा। एक विजुअल सबूत मिलता है कि आपकी मेहनत काम कर रही है। पर मैं सोच रही थी, क्या इसका उल्टा असर नहीं हो सकता? अगर बाजार गिरा और नेटवर्थ कम हो गई तो क्या लोग घबराकर निवेश बंद नहीं कर देंगे? ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, और इसीलिए सोर्स ये नहीं कहता कि आप रोज अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू देखें। ओके। वो कहता है कि आप अपनी प्रगति को ट्रैक करें। महीने में एक बार देखें कि आपने कितना निवेश किया, आपकी नेटवर्थ पिछले साल के मुकाबले कहाँ है। फोकस लॉन्ग टर्म ट्रेंड पर होना चाहिए, ना कि रोज के उतार चढ़ाव पर। ये डैशबोर्ड आपको दिशा दिखाता है, स्पीड नहीं। और हमारे आसपास के माहौल का क्या? 6वां नियम एनवायरनमेंट डिजाइन के बारे में है। क्या हमारा माहौल हमारे पैसों से जुड़े फैसलों पर इतना असर डालता है? हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा। सोर्स कहता है कि आप अपने सबसे करीबी 5 दोस्तों का औसत होते हैं, फाइनेंशियली भी। ओहो। अगर आपके दोस्त हर वीकेंड बाहर पार्टी करते हैं, लेटेस्ट गैजेट्स खरीदते हैं, तो आप पर भी वैसा ही करने का एक अदृश्य दबाव होता है। हाँ, ये तो होता है। वहीं अगर आपका सर्कल ऐसे लोगों का है जो इन्वेस्टमेंट, बिजनेस आइडियाज या साइड हसल की बातें करते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में चलने लगता है। तो इसका मतलब दोस्त बदल दें, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं, दोस्त बदलने की जरूरत नहीं, अपना इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट बदलना है। इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट। हाँ, आप किन लोगों को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, आप कौन से पॉडकास्ट सुनते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं। फाइनेंस से जुड़ा कंटेंट देखना और पढ़ना शुरू करें। ऐसे ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन करें जहां लोग निवेश की बातें करते हैं। धीरे धीरे ये आपके लिए नया नॉर्मल बन जाएगा। ये सारे नियम अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्हें एक साथ एक सिस्टम में कैसे पिरोया जाए? 7वां नियम है हैबिट स्टैक इन्वेस्टिंग। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ये असल में बहुत ही सरल और जीनियस तरीका है। अच्छा। इसका मतलब है अपनी एक नई आदत को किसी पुरानी मजबूत आदत के साथ गोंद की तरह चिपका देना। जैसे हम में से ज्यादातर लोग रोज सुबह ब्रश तो करते ही हैं। हाँ, वो तो ऑटोमेटिक है। बस अगर कोई नियम बना ले कि ब्रश करने के ठीक बाद में 1 गिलास पानी पीऊंगा, तो कुछ ही दिन में पानी पीना भी ऑटोमेटिक हो जाएगा।
तो इसे फाइनेंस पर कैसे लागू करें? बिल्कुल वैसे ही। हाँ? सैलरी तो हर महीने एक तय तारीख को आती है। ये एक पुरानी आदत है। तो बस इसे निवेश से जोड़ दो। ओके। नियम बनाओ, जैसे ही सैलरी आने का मैसेज आएगा उसके तुरंत बाद मैं अपनी एसआईपी का अमाउंट ट्रांसफर करूंगा। सैलरी आई मतलब एसआईपी कटी। सोचना ही नहीं है। हाँ। धीरे धीरे ये दोनों आदतें जुड़ जाएंगी। ये तो वाकई बहुत कारगर तरीका है। लेकिन 8वां नियम शायद सबसे मुश्किल है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी सब्र करना। सब्र। हमारा दिमाग तो इमीडिएट रिवॉर्ड चाहता है। निवेश का इनाम तो 10-20 साल बाद मिलता है। इतने लंबे समय तक मोटिवेशन कैसे बनाए रखें? इसका भी सोर्स एक मनोवैज्ञानिक हल देता है। एक सेविंग रिवॉर्ड सिस्टम बनाएं। एटॉमिक हैबिट्स का नियम है कि आदत को सैटिस्फाइंग बनाओ। सैटिस्फाइंग? हाँ, तो जब भी आप अपनी अच्छी आदत पूरी करें, जैसे महीने की एसआईपी कट जाए, तो खुद को एक छोटा सा तत्काल इनाम दें। इनाम मतलब कुछ खरीद लें? नहीं, वो तो उल्टा हो जाएगा। इनाम ऐसा हो जो खर्च ना करवाए, जैसे अपनी पसंदीदा कॉफी पीना, आधा घंटा अपना कोई शो देखना या कोई गेम खेलना। अच्छा। बस उस एक्टिविटी को अपनी निवेश की आदत पूरी होने से जोड़ दें। इससे आपका दिमाग उस अच्छी आदत को एक सुखद अनुभव से जोड़ने लगता है और उसे दोहराना चाहता है। ये लंबी मैराथन को छोटे छोटे सुखद हिस्सों में तोड़ने जैसा है। एग्जैक्टली। और आखिर में 9वां और शायद सबसे मजबूत नियम, नेवर ब्रेक द चेन। एक बार आदत शुरू हो गई तो श्रृंखला को ना तोड़ें। ये सुनने में बहुत दबाव वाला लगता है। क्या एक बार चूक गए तो सब खत्म? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है निरंतरता की ताकत को समझना। सोर्स कहता है कि चाहे रकम कितनी भी छोटी क्यों ना हो, निवेश हर महीने होना चाहिए। हर महीने? हाँ, मान लीजिए किसी महीने बजट बहुत टाइट है, तो बड़ी रकम की जगह सिर्फ 100 रुपए ही निवेश करें, लेकिन करें जरूर। क्योंकि एक भी महीना चूकने से वो लय टूट जाती है और आदत को दोबारा शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लक्ष्य रकम नहीं, लक्ष्य श्रृंखला को बनाए रखना है। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो संदेश बहुत साफ है। अमीर बनना किसी लॉटरी या बड़े इवेंट का नतीजा नहीं है। ये एक फाइनेंशियल फ्रीडम मशीन बनाने जैसा है, जिसे छोटी छोटी लगभग अदृश्य आदतों से रोज बनाया और चलाया जाता है। पहचान से शुरू करो, सिस्टम को ऑटोमेट करो, बुरी आदतों के लिए रुकावटें डालो और सबसे जरूरी, बस चलते रहो। बिल्कुल सही। दौलत अचानक नहीं मिलती, ये आदतों से धीरे धीरे बनती है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। जो भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है उसके लिए टेक अवे साफ है। आज से शुरू करें। छोटी बचत, छोटा निवेश, छोटी आदत, लेकिन हर रोज कंपाउंडिंग अपना काम करेगी। पैसे के बारे में सोचने का ये कितना अलग नजरिया है। ये मुश्किल फाइनेंशियल चार्ट्स या स्टॉक मार्केट की टिप्स के बारे में कम और सरल ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ज्यादा है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसका पूरा फोकस एक ऐसा सिस्टम बनाने पर है जिसमें अच्छे वित्तीय फैसले लेना आपके लिए सांस लेने जितना आसान और स्वाभाविक हो जाए। जब आपका सिस्टम सही होता है तो सही नतीजे अपने आप मिलने लगते हैं। ये मुझे एक अंतिम विचार की ओर ले जाता है। ये पूरा ब्लूप्रिंट एक व्यक्ति के लिए वेल्थ बनाने पर केंद्रित है, लेकिन जरा सोचिए अगर पूरा का पूरा समाज इन एटॉमिक फाइनेंशियल आदतों को अपनाना शुरू कर दे तो। एक बड़ा सवाल है। अगर बचत और निवेश एक कल्चरल आदत बन जाए, इसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर, गरीबी पर और लोगों की आर्थिक सुरक्षा पर क्या असर पड़ सकता है? ये सोचने वाली बात है।